देखो यहाँ पे डीएनए के अंदर जो शुगर है और आरएनए में जो शुगर है, डीएनए के अंदर जो शुगर होगा वो हो जाएगा डीऑक्सीराइबोस और आरएनए में जो शुगर है वो है राइबोस। सो राइबोस इज पेंटोज शुगर। आप लोग राइबोस शुगर लेते हो तो ये दोनों भी शुगर कैसी है ना, बोथ आर पेंटोज शुगर। इट मींस इट इज मेड अप ऑफ 5 कार्बन। ओके, एंड पेंटोज शुगर को जब हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पे इस हिसाब से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो देखो ये 5th नंबर का कार्बन है, ये 1 नंबर का, ये 2 3 4 5। ओके, अब यहाँ पे मैं पहले डीऑक्सीराइबोस को अगर लिखती हूँ, वन नंबर पे H OH H OH H OH, बाकी ये सारी चीजें। ओके, ये शुगर है, ये डीऑक्सीराइबोस है, ये राइबोस शुगर है। सेकेंड नंबर का कार्बन आप लोग देखो, सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन, दिस वन एंड दिस वन। बाकी तुम्हें सब सेम दिखेगा, बाकी सब सेम दिखेगा, आपको सेकेंड नंबर का कार्बन कंसीडर करना है। HH HOH, HH एंड HOH, ये जो सेकेंड नंबर का कार्बन देख रहे हो आप लोग डीऑक्सीराइबोस में, उसको उसमें एक ऑक्सीजन की कमी है, रिमूवल ऑफ 1 ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ 1 ऑक्सीजन फ्रॉम सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे आप लोग को सेकेंड नंबर के कार्बन पे क्या दिख रहा है, OH ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे H ग्रुप निकलेगा, H ग्रुप मिलेगा, एक ऑक्सीजन की कमी है। तो पहले ही इन लोग ने बोल दिया है डीऑक्सी, डीऑक्सी रिमूवल ऑफ 1 ऑक्सीजन। आई बात समझ में? तो रिमूवल ऑफ 1 ऑक्सीजन कौन से नंबर के कार्बन से रिमूव होता है, तो वो है सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन से। जो सेकेंड नंबर का कार्बन होगा वहां से एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो शुगर होगी वो होगी डीऑक्सीराइबोस और वहां पे जो शुगर होगी वो हो जाएगी राइबोस। ओके, तो हम लोग ने यहाँ पे शुगर को देख लिया, यहाँ पे हम लोग ने नाइट्रोजन बेस को देख लिया, और जो फॉस्फेट है वो फॉस्फेट 5th नंबर के कार्बन पे अटैच्ड होता है। कौन से नंबर पे कार्बन पे, 5th नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच्ड होता है फॉस्फेट। आई बात समझ में? तो देखो जब भी न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ न्यूक्लियोटाइड, तो क्या लिखा न्यूक्लियोटाइड में, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। नाइट्रोजन बेस एंड शुगर को कंबाइनली हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। सो मैं ऐसा लिख सकती हूँ न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कब बनेगा, टाइड मतलब 3 मॉलिक्यूल जब कंबाइन होंगे। कौन से 3 मॉलिक्यूल, जब नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट जब एक साथ आएंगे तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ओके, उसके बाद अगर मुझे सिर्फ नाइट्रोजन बेस और शुगर को बोलना है तो मैं उसको बोल सकती हूँ न्यूक्लियोसाइड। So what is nucleoside? Nitrogen base plus sugar is known as nucleoside. So we can say that nucleoside plus phosphate is equal to nucleotide. आई बात समझ में? इजी है। तो अब इसको मुझे न्यूक्लियोटाइड, अगर एक आध न्यूक्लियोटाइड को मुझे ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ मैं? ये शुगर हो गया, ये जो फर्स्ट नंबर का कार्बन है, फर्स्ट 2 3 4 एंड 5 है ना, तो फर्स्ट नंबर का जो कार्बन होगा यहाँ पे अटैच्ड होगा नाइट्रोजन बेस। फिर
कार्बन होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा फॉस्फेट। तो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। आई बात समझ में? तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? नाइट्रोजन बेस, शुगर के फर्स्ट नंबर के कार्बन पे अटैच्ड होगा नाइट्रोजन बेस, शुगर के फिफ्थ नंबर के कार्बन पे अटैच्ड होगा फॉस्फेट, और ये हो गई तुम्हारी शुगर। तो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे हमारा एक न्यूक्लियोटाइड, ये जो मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, ये अटैच्ड हो गया, ये मतलब ये बन गया, है ना। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो गए, और वो हर चेन में, मतलब जो हमने डीएनए ऐसे ड्रॉ किया था ना, ये ऐसा डीएनए ड्रॉ किया है हमने। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। तो अगर ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ बैठा है, और ये जो नाइट्रोजन बेस है वो एडेनाइन है, तो उसके सामने जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसके पास कौन सा नाइट्रोजन बेस होगा? थाइमिन। वैसे ही अगर यहाँ थाइमिन है तो यहाँ पे कौन होगा? एडेनाइन। यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ पे कितना होगा? ग्वानिन। अब समझ में आ गया कि कैसे डीएनए बना है? डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और डीएनए ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब होता है दो स्ट्रैंड से बना होगा, और दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल वर्क करता है। एक अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम शो कर रहा है। ओके, आई बात समझ में? और एक स्ट्रैंड पे इस हिसाब से एडेनाइन अगर है तो उसके सामने थाइमिन होगा, ग्वानाइन अगर है तो उसके सामने साइटोसिन होगा। क्लियर इतना सबको? तो ये न्यूक्लियोटाइड के बारे में आप लोग ने देखा है अभी, न्यूक्लियोटाइड किस हिसाब से बना, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुआ। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग को न्यूक्लिक एसिड के बारे में पता होनी चाहिए, इसको बोला जाता है वन हेलिक्स, है ना। वॉटसन एंड क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने हम लोग को स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में जानकारी दी है। वॉटसन एंड क्रिक ने दिया है डीएनए मॉडल। डीएनए का जो मॉडल है ना, कि डीएनए कैसे बना है, क्या बना है, वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया है? वॉटसन एंड क्रिक। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मतलब क्या हो गया? वन हेलिक्स कंटेन 10 बेस पेयर। कितना बेस पेयरिंग दिख रहा है आप लोग को? 10। कुछ भी हो सकता है वो, थाइमिन, थाइमिन, ग्वानाइन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानाइन, थाइमिन, एडेनाइन, थाइमिन, टी ए ए सी जी जी सी ए टी ए। इस हिसाब से कितने ना, एक हेलिक्स के अंदर कितना नाइट्रोजन बेस पेयर हो सकते हैं? 10 बेस पेयर हो सकते हैं, बेस पेयर होते हैं। ओके, एंड वन हेलिक्स का जो हाइट है 3.4 नैनोमीटर। कितना हो जाएगा? 3.4 नैनोमीटर। और जो उसका डायामीटर है वो है 2 नैनोमीटर। ओके, ये चीज आपको याद रखनी होती है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं अभी आप लोग को सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो वन हेलिक्स का जो होगा वो 3.4 नैनोमीटर का है। ओके, और वन हेलिक्स के अंदर 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट है। ये इतना फंडामेंटल नॉलेज हमें चाहिए। If your DNA is made up of 20 helix, if your DNA is made up of 20 helix, then what is the length of your DNA? ऐसा अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो वन हेलिक्स का कितना हो जाएगा? वन हेलिक्स डीएनए कितना? 3.4 नैनोमीटर का है। तो 20 इंटू 3.4 नैनोमीटर करो, 68 नैनोमीटर का तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। आया ध्यान में आप लोग को मैंने कैसे किया है? ओके, तो 60 इसको इसके साथ आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, आपको 68 नैनोमीटर वाला हाइट मिल जाएगा। तो इसके बेसिस पे या तो आपको हाइट दिया होगा, डीएनए का हाइट दिया होगा, 68 नैनोमीटर में कितने नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंट होंगे, ऐसा भी पूछा जा सकता है। आ सकते हैं ना ऐसे कोई भी टाइप के क्वेश्चन, कि अगर आपको 68 नैनोमीटर का डीएनए दिया हुआ है, मतलब कितना हेलिक्स?
20 हेलिक्स, एक हेलिक्स में कितना होता है 10 बेस पेयर, तो 20 हेलिक्स वाला डीएनए 200 बेस पेयर का डीएनए हो गया, 200 बेस पेयर का डीएनए हो गया। तो इस हिसाब से आपको इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट आपको आना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, एक और आप लोग को क्वेश्चन मैं बताती हूँ। एडेनाइन प्लस थाइमिन प्लस ग्वानिन प्लस साइटोसिन मिलके हमारा जेनेटिक मटेरियल, हमारा ये जेनेटिक मटेरियल है ना। मतलब हमारी बॉडी में जो डीएनए है जिसको हम कंसीडर करते हैं जेनेटिक मटेरियल, तो 100% जेनेटिक मटेरियल को कंसीडर करने के लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एडेनाइन थाइमिन ग्वानिन एंड साइटोसिन। इफ अगर ऐसे बोला गया है, if adenine is 10%, then find out the ratio of remaining base. If adenine is 10%, then thymine is also 10%. If adenine is 10%, then thymine is also 10%. एडेनाइन और थाइमिन 10-10, क्योंकि जितना एडेनाइन होगा उतना ही थाइमिन होगा, बिकॉज एडेनाइन विल ऑलवेज बाइंड विद थाइमिन। तो जितना एडेनाइन है 10% एडेनाइन है, तो 10% मेरा थाइमिन हो गया। और ग्वानाइन प्लस साइटोसिन अब क्या हो जाएगा, ग्वानाइन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। तो ग्वानाइन 40% एंड साइटोसिन 40%। इजी है। तो जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए कि अगर आपको सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया गया है, एक ही नाइट्रोजन बेस का वॉल्यूम बताया गया है कि इतना परसेंट आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, एकदम ऐसे ऐसे आता है ये कि इफ ग्वानाइन इज 15%, ऐसे ही मैं बोलती हूँ, चलो इफ ग्वानाइन इज 15%, 15% ग्वानाइन है तुम्हारी बॉडी में, तो ग्वानाइन 15 है, मतलब साइटोसिन भी 15 हो गया। 15 कितना हो गया, 30 आप लोग का ग्वानाइन साइटोसिन हो गया। तो एडेनाइन और थाइमिन कितना बच गया, 100 में से 30 माइनस करो 70 बच गया। सो 35% एडेनाइन, 35% थाइमिन। ओके, आई बात समझ में। तो इस हिसाब से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपके डीएनए का जो पोर्शन है वो आप कंप्लीट कर सकते हो।